नमस्कार मित्रगण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भू धातु के लृट लकार के रूपों को। ये रूप कैसे बनते हैं, इसमें क्या प्रक्रिया लगती है, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होता है, सभी हम क्रमशः 9 रूपों को सिद्ध करते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है कि भू धातु के बाद जब हम लृट लकार लगाते हैं तो कैसी प्रक्रिया होती है। धातु है भू। भू का अर्थ होता है होना या सत्ता। संस्कृत में उसी को सत्ता कह सकते हैं या हिंदी में होना कह सकते हैं। उस धातु, उस क्रिया अर्थ वाली भू धातु के बाद जब हम लृट लकार लगाएंगे यानी किस अर्थ में लगाएंगे? लृट शेषे च, इस सूत्र से लगाएंगे। यह सूत्र कहता है कि शेष भूतकाल में अष्टाध्यायी में देखेंगे तो इससे पहले सूत्र है अनद्यतने लुट। फिर उसके बाद और भी कई सूत्र हैं, मतलब जो भविष्यकाल में प्रत्यय करने वाले हैं। पर जो भविष्यकाल में शेष बचा, ऐसे भविष्यकाल में लृट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। शेष में भी और सभी प्रकार के भविष्यकाल में लृट ऐसा बोल दिया, मतलब जिन अर्थों में पहले और सभी प्रत्ययों का विधान हो चुका है उनमें भी लृट होगा, प्लस शेषे च, शेष जो अर्थ हैं, शेष भविष्यकाल में जितने भी अर्थ बचे हैं उन सभी अर्थों में भी लृट लकार होगा। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि किसी भी प्रकार का भविष्यकाल हो तो आपको ये सूत्र नहीं बोलना है लृट शेषे च सूत्र से, आपको लृट प्रत्यय जोड़ देना है। धातु के बाद लृट प्रत्यय जोड़ना है शेष भविष्यकाल में। तो लृट लकार और लुट लकार ये दो हैं भविष्यकाल के लिए, पर दोनों में अंतर यही है कि लृट लकार सामान्य भविष्यकाल में लगता है। मतलब चाहे जिस प्रकार का भविष्यकाल हो उसमें आप लृट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। पर लुट लकार जो है, एक लुट लकार वह दूसरा वाला, वह केवल अनद्यतन भविष्यकाल में उसका प्रयोग हो सकता है। अनद्यतन भविष्यकाल मतलब ऐसा भविष्यकाल जो आज का ना हो, आज के सिवाय किसी भविष्यकाल में। जैसे आज शाम को मैं कुछ करने वाला हूँ तो उसके लिए हम लुट का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए केवल लृट का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अब भू धातु के बाद जब हमने लृट प्रत्यय किया, लृट में से हमेशा यह ध्यान रखना है ट की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से उसका भी लोप होगा। यह प्रक्रिया हम सभी जगह समझ चुके हैं, चाहे लट हो, चाहे लिट हो, चाहे लुट हो, चाहे जो प्रत्यय लगा हो अलग अलग अर्थों में, उससे हम जो करते हैं उसमें से केवल ल ही बचता है। तो ल, ये ट की संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से, लृ में जो री है उसकी उपदेश जरणासी इत से इत संज्ञा कर देंगे, बचेगा केवल ल। उस ल के स्थान पे तिप्तस्थि सिप्तस्थ विभुवस्मस्ताताम जथासाताम धम इडवही महिंग, इस सूत्र से, जो सूत्र यह सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं, हर एक रूप में इसका प्रयोग होता है। यह कहता है धातु के बाद अगर ल आता है तो उस ल के स्थान पे क्रमशः तिप्तस्थि सिप्तस्थ विभुवस्मस हो जाता है। अब वो ल चाहे जैसा वाला हो, चाहे लट का हो, चाहे लिट का हो, चाहे लुट का हो, चाहे लृट का हो, चाहे जो हो। परस्मय पद में तिप्तस्थि इत्यादि 9 प्रत्यय होते हैं तथा आत्मनेय पद में ताताम झा इत्यादि 9 प्रत्यय होते हैं। अब ये समझिए कि आप पहुंच गए हैं भू प्लस तिप, ल की जगह पे तिप कर दिया। तिप में से यह जो तिप है ना, यह जिसके स्थान पे आता है वही वैसा ही रहता है। लृट के स्थान पे आया है तिप, लृट में ल बचा था, ल के स्थान पे तिप आया है, तो यह लृट का ही तिप माना जाएगा। कैसा? लृट का तिप माना जाएगा, यानी ये लृट ही है ऐसा माना जाएगा। प्रधानमंत्री के स्थान पे किसी की नियुक्ति हो रही है तो वो प्रधानमंत्री ही बनेगा ना, तो लृट के स्थान पे इसकी नियुक्ति हो गई, ये आ गया तो ये लृट ही माना जाएगा। इसके बाद भू धातु और लृट लकार के बीच में एक ऐसा नियम लगता है कि क्या कहते हैं, भू धातु ही नहीं कोई भी धातु हो उसके तुरंत बाद यदि लृट लकार हो तो स्य हो जाता है। लृ लकार, लृ यानी लृट और लृंग, इन 2 लकारों में स्य होता है और लुट लकार में तासी होता है। यहाँ ये सही सूत्र का अर्थ है लृ लुटो, लृ यानी लृट लकार और लृंग लकार में स्य होता है और तासी होता है लुट में। वो लुट में भी ये सूत्र हम पढ़ेंगे, इस सूत्र को ध्यान रखना है। लृट और लुट और लृंग इन तीनों लकारों के लिए है। लृट और लृंग में तो स्य करता है और लुट लकार में केवल तासी करता है। तो भू स्य
तिप ऐसा हो जाएगा। यह जो कर्तरी शप सूत्र से हम विकरण प्रत्यय शप ला रहे थे, लट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में, इन चारों लकारों में कर्तरी शप से हम शप लाते थे, वह शप की प्राप्ति होगी उसकी। कहेगा कि धातु है, धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय है, तो सार्वधातुक प्रत्यय होने और धातु का विधान कर्तरी है, तो कर्तरी शप से शप होना चाहिए था, लेकिन उस शप का रोक करके शप का अपवाद हो जाएगा। कहेगा कि नहीं, लिट, लिंग और लुट में शप नहीं होगा, स्या और तासी हो जाएंगे, तो स्या हो गया यहाँ शप की जगह से। अब यह जो स्या है यह कैसा प्रत्यय है? आर्धधातुक है, क्योंकि ऐसा नियम था तिंशित सार्वधातुकम, हम पढ़ चुके हैं। वह कहता है तिप तस्झी इत्यादि 18 प्रत्यय तथा षित, यानी जिसमें श की संज्ञा हुई हो, ऐसे शप, शन, क्षत्रि, शानच इत्यादि प्रत्यय सार्वधातुक कहे जाते हैं। तो ये तिप तो सार्वधातुक है, पर आर्धधातुकम शेषा कहेगा इस सार्वधातुक प्रत्यय से जो बचे हुए हैं, जो शेष प्रत्यय हैं, उन सभी प्रत्ययों को आर्धधातुक कहा जाता है। तो अब समझिए कि तिप तस्जी इत्यादि 18 प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय हैं, तिप तस्जी आदि 18 प्रत्ययों से तथा षित प्रत्ययों से जो भिन्न प्रत्यय हैं, वो सभी प्रत्यय आर्धधातुक कह जाएंगे। तो ये जो स्या प्रत्यय है, तिप तस्जी आदि 18 प्रत्ययों से भिन्न है तथा षित भी नहीं है, तालव्य श की इसमें संज्ञा नहीं हुई है, तो यह आर्धधातुक है। और इसका पहला वर्ण क्या है? स। स वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। कोई भी आर्धधातुक प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण वल हो, तो आर्धधातुक सेठ बलादेह एक ऐसा नियम लगता है। वह कहता है कि आर्धधातुक प्रत्यय यदि वलादी हो तो उसको इट आगम होता है। यह एक इट आगम है, ठीक है, इट वलादेह है आर्धधातुक से, यानी आर्धधातुक प्रत्ययों को इट आगम होता है यदि वे बलादी हो, तो उनका पहला वर्ण वल हो। वल में यानी य को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो। आप वल प्रत्याहार है वरट के व से गिनकर है हल्के ल तक जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ आर्धधातुक सेठ बलादेह से इट का आगम हो जाएगा। इट आगम जो होता है ना, आगम हमेशा किसको हो रहा है? यहाँ स्या को हो रहा है। वह इसके आगे बैठेगा या पीछे बैठेगा। यहाँ ट वाला है, यदि ट वाला रहता है, इट, अट, नुट इत्यादि ट वाला रहता है तो जिससे विधान किया जाता है उसके पहले बैठता है। और यदि क वाला हो, नुक, फुक, जुक इत्यादि क वाला हो, तो वह क वाला उसके बाद में बैठता है। ट वाला है, ट इत संज्ञा वाला टित है, इसलिए टित होने के कारण यह जिससे विधान किया गया है इसका, उसके पहले बैठेगा। तो स्या से विधान किया गया है अर्धधातुक बलादी अर्धधातुक प्रत्यय से, तो उसके पहले इट बैठ गया। भू इट स्या तिप। यहाँ देखिए सूत्र से कोई भी विधान हो रहा हो, यहाँ सूत्र से क्या विधान किया गया? इट। सूत्र से जो भी विधान हुआ हो उस विधान में अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो उसकी हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी। यह कहता अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। और ये सूत्र फिर आएगा, कहेगा कि जिसकी जिसकी भी इत संज्ञा होती है, जो जो भी इत संज्ञक है उसका सबका तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो भू इसमें देखिए इट में से ट की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से ई ट का लोप हो जाएगा, तो बचेगा भू ई स्य ती। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ तक किसी स्थिति में कोई भी समस्या हो, अगर किसी भी सूत्र को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको हमें बता सकते हैं, हम उस सूत्र को फिर से विस्तार से समझाएंगे। पर ये सब सूत्र ज़्यादातर पहले आ चुके हैं, आप उन्हें इससे पहले के पाठ नहीं देखें तो इससे पहले के पाठ आप देख सकते हैं। 4 या 5 लकार हमने बता दिए हैं। अब इसके बाद जब भू ई स्यति ऐसा हो गया तो यह देखिए, ये जो इट आगम हुआ है ना, यदागमांस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणे न गृह्यन्ते। जो आगम होते हैं ना, वो आगम जिसके स्थान पे हुए हैं उसी के गुण बन जाते हैं। तो ये स्या आर्धधातुक प्रत्यय था, उसको आगम हुआ है इट का, तो ये इट जो है ना, ये स्या का गुण बन जाएगा, स्या के अंतर्गत ही मान लिया जाएगा। अगर आप स्या कहते हैं तो यहाँ स्या प्रत्यय नहीं बचा, इस्य हो गया है, इट का आगम हो गया उसको, तो अब स्या नहीं रह गया, इस्य हो गया। अब सार्वधातुक कोई प्रत्यय हो या कोई भी आर्धधातुक प्रत्यय हो, चाहे ये बाद में होता चाहे ये बाद में है, इस्य प्रत्यय है चाहे तिप प्रत्यय, धातु का अंतिम वर्ण ई उर री हो
तथा धातु के बाद जो प्रत्यय है वह सार्वधातुक हो या आर्धधातुक हो तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिल री के स्थान पे गुण हो जाता है। तो गुण होगा उ के स्थान पे गुण, यानी अ ए ओ, इन तीनों में से कोई आ जाएगा। उ के स्थान पे आएगा तो ओ आ जाएगा गुण। भो ई स्य ती, यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ आपको मिल रहा है, अगर धातु का कहीं भी आपको ए ओ आई ओ मिल रहा है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण मिल रहा है, तो आपको एचो या वह सूत्र से ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव निसंकोच कर देना है। यहाँ देखिए ए ओ आई औ में से ओ दिख रहा है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण भी दिख रहा है, तो ओ के स्थान पे अव हो जाएगा एचो या वह सूत्र से। तो भव, भ में से ओ हट गया, भ आधा बचा था उसमें अव जुड़ गया, भव हो गया। ई वैसे का वैसा है, स्या वैसे का वैसा है और ती वैसे का वैसा है। फिर ये आदेश प्रत्यय हो एक सूत्र है, वह कहेगा आदेश का अथवा प्रत्यय का, किसी भी आदेश का किसी भी प्रत्यय का यदि ये वाला दंत्य स है तो उसको मूर्धन्य श हो जाता है। पर कब? यदि उसके तुरंत पहले कोई इण प्रत्याहार का वर्ण अथवा कवर्ग का कोई वर्ण हो। तो यहाँ इण प्रत्याहार का वर्ण ई है, यदि ई इण प्रत्याहार का वर्ण यानी ई उ रिल री ए ओ आई ओ हया वर ल, इन वर्णों में से कोई वर्ण हो अथवा कवर्ग का कोई वर्ण हो तो आदेश प्रत्यय यह कहता है कि उस इण अथवा कवर्ग के बाद आने वाला दंत्य स मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ परिवर्तित हो गया तो श ती। आप इसको जोड़ के लिख देंगे तो बन जाएगा भविष्यति। भविष्यति यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। यदि तिप प्रत्यय लगाएंगे तो धातु के बाद ल जो है उसके स्थान पे केवल तिप प्रत्यय नहीं होता है। यदि धातु परस्मैपदी है तो 9 प्रत्यय होते हैं, तिप तस झी सिप थस थ निप वस मस इत्यादि के 9 प्रत्यय होते हैं। तो अब तिप प्रत्यय लगने के बाद क्या बना ये हमने देख लिया। इसके बाद और जो प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्ययों से क्या रूप बनता है, वह सभी रूप, उन सभी रूपों को हम क्रमशः देखते हैं। तो अगले रूप में हम आते हैं, समझ लीजिए तिप प्रत्यय नहीं तस प्रत्यय हुआ है तो, और संक्षिप्त में इसको चल देते हैं। देख लीजिए यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ भू प्लस लृट है, लृट में से सब जगह ल होगा, सभी जगह लृट से सामान्य भविष्य काल में लृट लकार होगा, सभी जगह यह नियम लगेगा। तभी तो लृट में से ल के स्थान पे जब ल बचेगा हलंत्यम और उपदेश जन्मनाशिकी, ये सभी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। कहाँ से इट आया, कहाँ से बैक करके रिस्केप करके फिर से देख सकते हैं इसको। तो कहाँ से इट आया, कहाँ से स्या आया, कहाँ से तिप आया, ये सभी आ जाएंगे। तो लृट रहेगा, लृट में से ल बचेगा, ल के स्थान पे तिप या होगा या तस होगा या झी होगा या सिप होगा या थस, इसे 9 प्रत्यय में से कोई प्रत्यय आ जाएगा ल के स्थान पे। और वह लृट लकार का प्रत्यय है, इसलिए शतासी लृटों से सभी जगह इस लृट लकार में स्या आएगा। यदि लुट होता तो तासी आता, यदि लिंग होता तो भी स्या आता है। तो ये स्या आ गया है, शप नहीं हुआ। और स्या प्रत्यय का पहला वर्ण वल है। यह स्या प्रत्यय वलादि आर्धधातुक है, इसलिए आर्धधातुक सेठ वलादे भी नियम लग जाएगा और इट आगम भी हो जाएगा। तो इट का इट बचेगा। भू इट स्या ये सभी जगह रहेगा। भू इट स्या, भू धातु तो रहेगा ही, इट आगम यदि स्या हो रहा है तो इट का आगम होगा ही। भू इट स्या सभी जगह रहेगा। ये प्रत्यय भले बदल के आएगा, तिप रहेगा या तस रहेगा या झी रहेगा। तो यहाँ तक हम समझ लीजिए सभी जगह आएगा, क्योंकि स्या आने वाला है, चाहे लृट लकार का चाहे जो प्रत्यय हो, चाहे तिप हो, तस हो, झी हो, सिप हो, थस हो, था हो, सभी प्रत्ययों में स्या आने वाला है। तो स्या तो रहेगा ही। अगर स्या रहेगा तो स्या के कारण इट, उसको स्या को जो आगम हो रहा है वो आगम भी होगा। तो भू इट स्या ये तीनों सभी जगह रहेंगे। उसके बाद प्रत्यय को केवल बदलते जाना है और हमको देखते जाना है। देखिए तिप प्रत्यय के बाद हमने किया तस प्रत्यय। भू इट इट है, समझ लीजिए इट में से हलंत्यम से ट की संज्ञा हुई है, तस्य लोप से लोप हो गया स्या। और फिर उसके बाद हमने किया है तस प्रत्यय। तिप के तुरंत बाद कौन सा प्रत्यय होता है, तस, वही लृट के स्थान पे ही है। इसको और पहले की प्रक्रिया को आप फिर से लिख सकते हैं अगर आप नोट्स भी साथ में बना रहे हैं तो।
अब यहाँ पर क्या है, तुरंत बाद में ईस्य प्रत्यय है, वह सार्वधातुक है या आर्धधातुक है। तो ये देखिए यहाँ जो भू है ये धातु है, इसके बाद यह ईस्य है, ईस्य में ई आगम है और स्य प्रत्यय है, पर पूरा प्रत्यय आगम होने के बाद बन गया ईस्य। उसके बाद प्रत्यय है तस, भू ईस्य तस। प्रत्यय के तुरंत बाद ये देखिए तस प्रत्यय, ये सार्वधातुक है और ये प्रत्यय आर्धधातुक है। तो कोई भी, चाहे वह धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिल री हो और उसके तुरंत बाद कोई भी प्रत्यय हो, तो ई उ रिल री के स्थान पर ए ओ आई औ हो जा नहीं सॉरी अ ए ओ में से कोई हो जाता है, यानी गुण हो जाता है। उ के स्थान पे गुण होगा तो ओ हो जाएगा, सार्वधातुक आर्धधातुक यह सूत्र है। अब यहाँ देखिए अंत में ओ मिल रहा है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण मिल रहा है। यदि कहीं भी ए ओ आई औ में से कोई वर्ण मिलता है चारों में से और उसके तुरंत बाद स्वर मिलता है, तो आयादी संधि का यह नियम एचो यवाया वहाँ पर हर हाल में लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, एच यानी ए ओ आई औ के स्थान पे आय अव आय आव हो जाता है। तो यहाँ देखिए ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, तो भ अव भव। ईश्य तस वैसे का वैसा है, आदेश प्रत्यय भी पहले की तरह ही लगा देना है। कहता है कि अगर आदेश अथवा प्रत्यय का, ये कैसा है, प्रत्यय का स है, आदेश अथवा प्रत्यय का कोई स हो, उसके पहले यदि इण अथवा कवर्ग का कोई वर्ण आता है तो आदेश अथवा प्रत्यय के स को मूर्धन्य श हो जाता है। तो भव ई श तस हो जाएगा, इस सूत्र है। अब इसके बाद तस् में मैं हर बार ये प्रक्रिया बता चुका हूँ। तस् में जो स है उसको स जो सो रूह सूत्र से रू हो जाएगा, तो त रू हो जाएगा। रू में र बचेगा, खरा फिर र होगा, उसके उपदेश जनुनासिकी और तस्य लोपा से लोप करने के बाद ऊ का तरु में से तर केवल बचेगा। अब इस र के स्थान पे खरवस आने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग हो जाएगा। मैंने संक्षेप में केवल ऋतु विसर्ग लिख दिया है, तो भविष्यतः बन जाएगा। इसके बाद समझ लीजिए भू धातु वही का वही है, इट आगम स्या हुआ था पहले, इसलिए इट आगम हुआ है। समझ लीजिए यहाँ पर फिर से एक बार हम पूरी प्रक्रिया को याद दिला देते हैं आपको। भू प्लस लिट था, लिट में ल बचा, ल के स्थान पे हमने तिप्त झी सिप्त स्थम विवस्मस से तिप और तस करके देख लें। हम झी करते हैं तो क्या बनता है वो देखना है हमें, तो झी प्रत्यय कर दिया। भू ई भू झी ऐसा हुआ, झी प्रत्यय कैसा है, लिट लकार का, इसलिए सितासी लिटों से भी आ जाएगा, तो भू ई स्य भू स्य झी ऐसा होगा। फिर इसके बाद स्य प्रत्यय कैसा है, अर्धधातुक है, वलादी है, इसलिए अर्धधातुक का सेठ वलादे है सूत्र से इट आगम हो जाएगा, तो भू ई स्य झी ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, भू धातु में जो ऊ है, धातु का अंतिम वर्ण यदि ई उ रिल री हो, उसके तुरंत बाद कोई भी प्रत्यय हो, चाहे वह सार्वधातुक चाहे अर्धधातुक, तो सार्वधातुक अर्धधातुक सूत्र से उसको गुण हो जाता है ई उ रिल री को। तो यहाँ जो ई उ रिल री में से ऊ है धातु का अंतिम वर्ण के रूप में, उसको गुण हो जाएगा, ऊ को गुण होगा तो ओ हो जाएगा, भो ई स्य झी, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, यदि कहीं भी आपको ए ओ आई औ दिख रहा है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण दिखता है, तो एचो या वायावह नियम लगा देना है आपको। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, भो के स्थान जो ओ था उसके स्थान पे अब हो जाएगा। और एक नियम एक साथ ही लगा देते हैं झोनता, वो कहता है झ के स्थान प्रत्यय का जो झ है उसके स्थान पे अंत हो जाता है। यहाँ झी में झ समझ लीजिए अलग है, झ के स्थान पे अंत कर दिए तो उसमें ई पीछे जुड़ गया तो अंती हो गया। क्या हो गया, झ के स्थान पे अंत किए, ई तो बचा ही है ना। यह कहता है प्रत्यय के झ के स्थान पे अंत होता है, अंत, और पीछे ई है, ई जुड़ जाएगा, अंती हो गया। और ए जो यवायावह से अव किए तो भ अव ई स्य झी के जगह पे आ गया अंति, अंति भविष्यंति। अब ये जो देखिए ये वाला नियम सभी जगह इस लकार में लगेगा, क्योंकि सभी जगह इट आगम होगा स्य प्रत्यय को, और स्य प्रत्यय का स किसके बाद आ जाएगा, इण अथवा कवर्ग के बाद आ जाएगा। यहाँ इण के बाद आ जाएगा। इण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा कवर्ग हो, उसके तुरंत बाद दंत सा आता है, वहाँ पर स यदि प्रत्यय का अथवा आदेश का है
तो उसके स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। यहाँ हो जाएगा तो भ अव ई श अंति। यह देखिए अब एक अ इसमें है, एक अ इसमें है। श्या में अ में अ, श्या में अ है, फिर अंति में अ है। दोनों अ को अकस वर्ण दीर्घा से लोग दीर्घ करना चाहेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अतो गुणे सूत्र से यहाँ पररूप हो जाएगा, बाद वाला अ बच जाएगा। तो भव ई स्य अंति, स्य में अ नहीं रहेगा, ये वाला अ इसी अ में समाहित हो जाएगा। जोड़ देंगे तो भविष्यंति, दोनों अ में से केवल एक ही अ बचेगा। इसके बाद समझ लीजिए अगले प्रक्रिया में हम चलते हैं। यदि मान लीजिए सिप प्रत्यय हुआ है तो टिप तस्जी करके हमने देख लिया। अब यदि मानिए सिप प्रत्यय हुआ है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो भू ई स्य सिप, ऐसी स्थिति आएगी। भू ई स्य और सिप कैसे आएगी? क्योंकि भू प्लस लिट था, लिट से सेचा सूत्र से, लिट में फिर हमने क्या किया, भू प्लस ल बचा। जब इट संज्ञा अनुबंध लोप करने के बाद भू प्लस ल के स्थान पे तिप्त सिप थस्थम विभस्म सूत्र से ल के स्थान पे हमने सिप प्रत्यय किया। मध्यम पुरुष एक वचन हमें बनाना है तो भू प्लस सिप हुआ। भू प्लस सिप, यह जो सिप है यह लिट लकार का, इसलिए शतासी लिटो से स्या का आगम, स्या प्रत्यय होगा, विकर्ण प्रत्यय। तो भू स्या तिप हो गया, भू स्या सिप। फिर इसके बाद स्या है वलादि अर्धधातुक प्रत्यय, इसलिए अर्धधातुक स्या वलादि से स्या ईट का आगम होगा। तो भू ई स्या सिप, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इट का आगम होगा, इट में से ई केवल बचता है। भू ई स्या सिप, यहाँ तक पहुँचेंगे। सिप में से केवल सी है। प की हलंतम सिद्ध संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप भी हो जाएगा। फिर ये सार्वधातुक अर्धधातुक का सूत्र आपको लगा देना है। यह कहता है धातु का अंतिम वर्ण ईवु रिल्ली हो, उसके तुरंत बाद प्रत्यय का कोई भी प्रत्यय हो, चाहे वह सार्वधातुक हो चाहे वह अर्धधातुक हो। तो धातु के अंतिम वर्ण ईवु रिल्ली के स्थान पे गुण हो जाता है, ए ओ अर अल हो जाता है। तो गुण होगा, उ के स्थान पे गुण होगा तो ओ हो जाएगा, भो ई स्य सी। अब देखिए यदि कहीं भी ए ओ आई ओ आ रहा है, उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण आ रहा है, यहाँ देखिए ए ओ आई ओ आ रहा है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण भी आ रहा है, तो ए ओ आई ओ के स्थान पे क्रमशः अय अव आय आव आ जाता है। तो ओ के स्थान पे अव होगा, भ में से ओ हट गया, उसके स्थान पे अव आया जुड़ गया, तो भ अव भव। ये ई वैसे का वैसा, स्या वैसे का वैसा और सी वैसे का वैसा। इसके बाद इट आगम हुआ ही है, सभी जगह ये होगा। यदि इट यानी ईण प्रत्याहार के बाद, ईण यानी अयूण के ई से शुरू करके लण के ण तक जाना है। यदि ईण प्रत्याहार के किसी भी वर्ण के तुरंत बाद अथवा खवर्ग के तुरंत बाद आदेश और प्रत्यय का मूर्धन्य स आता है, आदेश और प्रत्यय का यह दंत्य स आता है, उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। तो भव ई श सी, ऐसी स्थिति यहाँ आ रही है, इसलिए इस स के स्थान पे ये वाला श आ गया, तो भविष्यसी ऐसा रूप जोड़ने पे बन जाएगा। यदि अगला हम प्रत्यय लगाते हैं, सिप प्रत्यय के बाद थस प्रत्यय लगाते हैं, तो समझ लीजिए ये भू के बाद भू प्लस थस हुआ, लिट पहले भू प्लस लिट, फिर भू प्लस थस, फिर थस प्रत्यय कैसा है, लिट लकार के स्थान पे आया, इसलिए स्यतासी लिटो से स्या भी आएगा, भू प्लस स्या प्लस थस। फिर स्या प्रत्यय वलादि अर्धातुक है, इसलिए एटागम भी होगा, भू ई स्या थस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। ये थस प्रत्यय में स की हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न विभक्त तुष्मा रोक लेगा, कहेगा विभक्ति में, यानी तिप्तस्थम विवस्मस्ताताम यथासाथाम धम वही ये 18 प्रत्यय तथा सुजसमभ्याम भिस इत्यादि 21 प्रत्ययों में यदि कहीं स आ रहा है, अंत में त आ रहा है, तवर्ग स और म, तो उनकी संज्ञा नहीं होती। यहाँ विभक्ति प्रत्यय है, उसमें अंत में स आ रहा है, तो हलंत्यम से उसकी संज्ञा नहीं होगी। न विभक्तो तुष्मा उसको रोक लेगा, तो संज्ञा नहीं होगी, तो लोप भी नहीं होगा, वैसे का वैसा बचा रहेगा। भू ई स्या थस, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, ये थस प्रत्यय जो है, थस प्रत्यय, इस थस प्रत्यय के कारण देखिए यहाँ जो स है उसकी हमने संज्ञा और लोप नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि न विभक्तो तुष्मा उसको रोक लेगा। पर अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। थस में जो स है उसको स रू से रू करेंगे, रू में से केवल र बचेगा, र को खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर देंगे, तो थह हो जाएगा। थस को क्या हो जाएगा? थह। वो कैसे बनेगा वो भी आगे देखते हैं, पर पहले यहाँ भू में जो ऊ है उसको गुण कर देंगे सार्वधातुक अर्धधातुक के सूत्र से। यह कहेगा कि कोई तुरंत बाद में कोई भी प्रत्यय सार्वधातुक या अर्धधातुक हो तो
धातु के अंतिम वर्ण ई उ ऋ के स्थान पे गुण हो जाता है, गुण हो जाएगा तो उ के स्थान पे गुण होगा तो ओ आ जाएगा। भो ई स्य थस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर ए ओ आई ओ के तुरंत बाद ए ओ आई औ के तुरंत बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो ए ओ आई औ के स्थान पे ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव हो जाता है एचो यवायावाह सूत्र से। भो अव, ये भो में से जो वो था वो हट गया, भ बचा और अव जुड़ गया, भव ई स्य थस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद यदि इण अथवा कवर्ग का कोई भी वर्ण हो उसके तुरंत बाद दंत स हो तो इण प्रत्याहार का वर्ण यहाँ है, उसके तुरंत बाद दंत स भी है तो और दंत स कैसा हो, आदेश अथवा प्रत्यय का हो तो आदेश प्रत्यय हो सूत्र से उसके दंत स को मूर्धन्य श हो जाएगा। तो भव ई स्य थस, थस में जो स है उसको ससजुसो रू से रू कर देंगे तो भव ई स्य थ रू हो जाएगा। रू में जो र है, रू में उ है उसकी उपदेश अनुनासिकित और तस्य लोपा से लोप कर देंगे। उपदेश अनुनासिकित कहेगा कि अनुनासिक स्वर वर्ण की संज्ञा होती है तो रू में से उ स्वर वर्ण है उसकी संज्ञा होगी और तस्य लोपा से उस उ की उसका लोप हो जाएगा तो थ र केवल बचेगा। र जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है, थ र केवल बचा। र के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है, जैसे यहाँ देखिए भ के तुरंत बाद अ है, अ के तुरंत बाद व है, व के बाद ई है, फिर स है, य है, अ है, थ है, अ है, फिर स है। पर स के बाद कोई वर्ण नहीं है, स नहीं है, मान लीजिए स की जगह पे रू होकर र बचा है, र के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है। तो जो वर्णों का अभाव यहाँ दिख रहा है, जहाँ मैं यह माउस रखा हूँ, यहाँ जो वर्णों का अभाव दिख रहा है इसी अभाव को अवसान कहा जाता है। विरामो अवसानम सूत्र कहेगा कि वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, वर्णों का जो अभाव दिख रहा है वही अवसान कहलाता है। और यदि र के तुरंत बाद में कोई अवसान हो तो र के स्थान पे विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाएगा र के स्थान पे तो भविष्यथा ऐसा रूप बन जाएगा। संक्षेप में मैंने केवल ऋत्व विसर्ग लिख दिया यहाँ। इसके बाद अब आप आते हैं, हम 5 रूप बना चुके हैं, ये छठा रूप मध्यम पुरुष बहुवचन का देखते हैं। थस प्रत्यय नहीं है, थ प्रत्यय है। तो थस प्रत्यय था तो भविष्य था बना रहे थे हम। देखिए यहाँ देखिए केवल इतना ही अंतर है, थस प्रत्यय नहीं है, सिप तिप तसी सिप थस थ, थस नहीं था अब था प्रत्यय आ गया। तो जो थस प्रत्यय में काम हुआ वो सभी थ प्रत्यय में भी होगा, केवल स नहीं है इसलिए विसर्ग पीछे नहीं आएगा। रूप क्या बन जाएगा वही देख लीजिए, भविष्य था। पर एक बार देख लेते हैं सूत्रों के अर्थों के साथ। ये देखिए भू प्लस थ प्रत्यय होगा, पहले लिट आएगा, लिट में से थ बचे, लिट में से ला बचेगा, ला के स्थान पे तिप्तस जी सिप्तस्थ में बस मस्ताताम से था साथाम महिंग सूत्र से थ प्रत्यय हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन वाला। थ प्रत्यय के स्थान था प्रत्यय है, यह लिट का है, लिट के स्थान पे आया है इसलिए स्यतासी लिट सूत्र से स्या विकरण प्रत्यय होगा। यह जो स्या हुआ है यह वलादी है और तिंग और शीत प्रत्ययों से भिन्न होने के कारण यह आर्ध धातुक भी है। आर्ध धातुक सेठ वलादे से इसको इट आगम भी हो जाएगा। इट आगम होगा, आगम जो होता है वह मित्र की तरह होता है, आगे या पीछे बैठ जाता है तो यह इट आगम यह आगे आके बैठेगा। अगर आपको इसमें किसी भी सूत्र का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बैक करके पहले रूप को, वहाँ पे मैंने सभी सूत्रों को डिटेल से बताए हैं। भू ई स्य थ यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद ईट का आगम भी हो जाएगा, ईट में से ई केवल बचेगा, भू ई से अथ यहाँ पहुंच गए। भू में जो ई उ है उसको हम सभी जगह गुण करते आ रहे हैं, सार्वधातु का अर्धातु को सभी जगह सूत्र लगाते आ रहे हैं, उसको गुण हो जाएगा, उ को गुण होकर ओ हो जाएगा। क्यों होगा, यदि तुरंत बाद धातु का अंतिम वर्ण ई उ ऋ हो तो यह सूत्र लग जाता है, उसके तुरंत बाद कोई भी प्रत्यय हो तो गुण यहाँ प्रत्यय है, इससे प्रत्यय है इसलिए उसको गुण हो जाएगा भू इस थ। फिर इसके बाद ओ के तुरंत बाद यदि ए ओ आई ओ के तुरंत बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ए ओ आई ओ के स्थान पे अय अव आय आव हो जाता है, एचो ये वाया सूत्र से। ओ के स्थान पे अब हो जाएगा तो भ अव ई श थ। ये ई के तुरंत बाद अगर स आ रहा है तो हम हर बार यहाँ स के स्थान पे मूर्धन्य श करते आ रहे हैं। आदेश और प्रत्यय का दंत स है, आदेश और प्रत्यय का, उसके तुरंत पहले ईण अथवा का वर्ग का वर्ण है तो आदेश प्रत्यय से स को मूर्धन्य श कर देंगे तो भव ई श थ जोड़ देंगे, भविष्य थ बन जाएगा। अब उत्तम पुरुष में हम आ जाते हैं, उत्तम पुरुष का कोई प्रत्यय लगाते हैं। देखिए भू के तुरंत बाद हम यहाँ इसी तरह समझ लीजिए भू ई से सब जगह रहेगा ही,
उसी तरह पहले की तरह प्रक्रिया होगी, लिट लकार होगा, लिट में ल बचेगा, ल के स्थान पे तिप्तसी सूत्र से मिप आएगा, मिप में से केवल मी बचता है, हलंतिम से प की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। कोई भी वर्ण यदि अंतिम है तो उसका लोप ही होता है, हलंतिम सिद्ध संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होता है। केवल यदि अंतिम वर्ण विभक्ति में तवर्ग स और म नहीं है तो तवर्ग स और म को आरक्षण मिला, उनका लोप नहीं होता और सबका लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर। तो ये देखिए यहाँ मिप है, प की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, भू प्लस मिप, भू प्लस मी ऐसा होगा। और फिर मिप प्रत्यय जो है या मी प्रत्यय जो है वह लिट लकार के स्थान पे आया, इसलिए स्यातासी लिटो सूत्र लगा देना है, स्या को स्या विकरण प्रत्यय कर देना है हमें। और स्या के कारण ही स्या प्रत्यय आर्धधातुक है, उसके साथ साथ उसका पहला वर्ण वल है, वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है स, इसलिए ये क्या कहेंगे, इसको वलादि आर्धधातुक होने के कारण आर्धधातुक सेठ वलादि सूत्र से इट आगम करेंगे तो भू इट स्या मिप, इट में से केवल ई बचेगा, भू ई स्या मिप, ऐसा स्थिति आ जाएगा मी। अब इसके बाद भू में जो ऊ है उसको हम सभी जगह क्योंकि यहाँ इससे प्रत्यय है, तुरंत बाद में जो आगम हुआ है वो भी उसी प्रत्यय का अंग बन जाता है, तो भू ईस्य ऐसा है। इस प्रत्यय होने के कारण धातु के तुरंत बाद कोई प्रत्यय हो और धातु का अंतिम वर्ण ई उ ऋ हो तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, ए ओ और अल हो जाता है, तो गुण हो जाएगा, ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा, भव ओ होगा पहले, ओ ई भो ई स्य मी, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर ओ के स्थान पे एच ओ यवा से अब कर देंगे, भव ई स्य मी, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जो भव में यहाँ आप देखेंगे भव के तुरंत बाद जो ई आ रहा है वह ई क्या है, वह ई कैसा है, यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इन प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो उसके तुरंत बाद आदेश अथवा प्रत्यय में का दंत स हो, उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, तो भव ई श मी। देखिए प्रत्यय का पहला वर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत हो, यहाँ यह प्रत्याहार लिखा है, यह यानी है वर्ड के य से शुरू करके झभय के यहाँ तक रोकना है, य व र ल य म ङ ण न झ भ, इतने वर्ण हो प्रत्यय का पहला वर्ण के रूप में, इतने ही वर्ण य व र ल य म ङ ण न झ भ। तो यह म य में आता है, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि य हो तो क्या होता है, अंत में उसके तुरंत पहले ह्रस्व आ हो, प्रत्यय का पहला वर्ण य हो और उसके तुरंत पहले ह्रस्व अ हो। जी हाँ, यहाँ स्या प्रत्यय का ह्रस्व अ है अंत में, स्या में देखिए स य अ ये तीन वर्ण है, स्या प्रत्यय का अ हो, कोई भी प्रत्यय का अ हो उसके तुरंत बाद जो प्रत्यय है उसका पहला वर्ण यही हो तो अ प्लस यही हो तो ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाता है, अतो दीर्घ यही सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, तो स्या में अ है वो दीर्घ हो जाएगा, स्या हो जाएगा, भविष्यामि। यहाँ इससे पहले जितने भी प्रत्यय कर रहे थे, चाहे तीप, चाहे तस, चाहे झी, चाहे सिप, चाहे थस, चाहे तिप्तस झी सिप थस थ, जितने भी प्रत्यय कर रहे थे उन सब का पहला वर्ण यह नहीं था, केवल इसका पहला वर्ण यही मिला है। मिप का भी ये पहला वर्ण यही है, इसके बाद वस प्रत्यय उसका भी पहला वर्ण यही है, और मस है उसका भी पहला वर्ण म यही है। तो ये केवल तीनों प्रत्यय में ही, तीन प्रत्यय लगेंगे तो तीन प्रत्यय में ही ये नियम लगेगा, दीर्घ हो जाएगा तो भविष्यामि बन जाएगा। इसलिए केवल यहाँ दीर्घ वाला ये केवल इन्हीं तीन जगह आएगा, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण यही होना चाहिए। इससे पहले झी प्रत्यय में आप देख रहे थे, झी प्रत्यय में भी प्रत्यय का पहला वर्ण आपको झ दिख रहा था, वो ये आपको लगता है भ्रम है, पर झ की जगह पे अंत हो जाता तो पहला वर्ण स्वर हो जाता है, वो अलग बात है। तो इसके बाद भविष्यामि बन गया। अब अंतिम दो रूप बने हैं, भू धातु के बाद हमने वस प्रत्यय किया, तिप्त में वस मस सूत्र से, तो तिप इत्यादि करके हम देख चुके हैं। अब लिट था, लिट के स्थान पे वस करेंगे तो क्या होगा, वस ही लिट लकार का ही है, इसलिए शतासी लिटों से स्या विकरण प्रत्यय होगा, और स्या विकरण प्रत्यय जो हुआ है यह अर्धधातुक प्रत्यय है, अर्धधातुक है, उसके साथ साथ इसका पहला वर्ण वल है, इसलिए अर्धधातुक का सेठ वाला से इट आगम भी होगा, भू ई स्या वस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इट का ई बचा है। अब इस ई के कारण ही इससे प्रत्यय है, इसके कारण ही इससे प्रत्यय के कारण धातु का अंतिम वर्ण यदि ई उ रि हो और उसके तुरंत बाद कोई सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो तो सार्वधातुक अर्धधातुक इस सूत्र से धातु के अंतिम वर्ण ई उ रि के स्थान पे गुण हो जाता है। तो यहाँ ऊ के स्थान पे गुण होगा तो ओ हो जाएगा, भो ई स्या वस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे।
एचो यवायाव सूत्र कहता है कि ओ ए ओ के तुरंत बाद यदि कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पे वो आव हो जाता है। तो यहाँ ओ के स्थान पे अव आ जाएगा एचो यवायाव सूत्र से, तो भव ई श वस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये ई प्रत्याहार, ईण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो उसके तुरंत बाद दंत्य स हो और वह दंत्य स आदेश अथवा प्रत्यय का हो, ईण और कवर्ग के बाद वाला, तो यह जो आदेश प्रत्यय आदेश अथवा प्रत्यय का हो ये प्रत्यय का है और उसके तुरंत पहले ईण अथवा कवर्ग में से ईण प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो इस दंत्य स को मूर्धन्य श में परिवर्तित कर देना, भव ई श वस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद अतो दीर्घो यही कहेगा कि यदि प्रत्यय का पहला वर्ण यही है, प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है, यही यही यानी यवरला यमंगणना झप, यवरला, ये देखिए यह प्रत्याहार में वह दिख रहा है आपको, और उसके तुरंत पहले ह्रस्व आ रहा हो तो ह्रस्व आ को दीर्घ हो जाता है, श्यावस, भविष्यावस हो गया। वस में जो स है उसके स्थान पे रू से रू कर देंगे, रू से रू का र बचेगा, र के स्थान पे खरा बसाने और विसर्जन यहाँ से रुत्व विसर्ग हो जाएगा, मतलब पहले रुत्व होगा रू से, फिर रू में से र बचेगा, र के स्थान पे विसर्ग कर देंगे, खरा बसाने और विसर्जन यहाँ से तो विसर्ग होकर भविष्यावह ऐसा रूप बन जाएगा। इसी तरह मस का मह हो जाएगा, जैसे वस का वह हो गया है वैसे मस का मह हो जाएगा, और मस प्रत्यय में भी पहला वर्ण म यही प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए तो दीर्घ यहीं से यहाँ भी दीर्घ होगा, भविष्यामा ऐसा रूप बनेगा। पर एक बार फिर से देख लेते हैं, भू प्लस मस होगा, पहले भू प्लस लिट होगा, लिट के स्थान पे ल बचेगा, तो ल के स्थान पे जब मस हो जाएगा, तिप्तस्थम मस, यह अंतिम प्रत्यय है परस्मै पद का नौवां प्रत्यय, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो मस होने के बाद क्या बनेगा आपको, भू प्लस मस, मस प्रत्यय लिट लकार के स्थान पे आया है, इसलिए शतासी लिटों से स्या का विकरण, स्या यह विकरण प्रत्यय हो जाएगा, भू स्या मस। स्या प्रत्यय विकरण प्रत्यय आर्धातुक है और वलादी है, इसका पहला वर्ण वल है, तो इसे आर्धातुक से वलादे से इट का आगम होगा, भू ई स्या मस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। भू फिर उसी के तरह भू के ऊ को हर बार की तरह यहाँ गुण कर देंगे सार्वधातुक आर्धातुक से, तो भू ई स्या मस हो जाएगा। फिर ओ ए के तुरंत बाद स्वरवर्ण मिल रहा है, इसलिए ओ के स्थान पे क्या कर देंगे, एच ओ यवा सूत्र से अव कर देंगे, तो भव ई स्यमस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब तुरंत देखिए आदेश अथवा प्रत्यय का दंत्य सकार हो उसके स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है यदि तुरंत पहले कोई ईण अथवा कवर्ग का वर्ण हो, तो यहाँ ईण अथवा कवर्ग का वर्ण ई है, ईण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो आदेश प्रत्ययों से दंत्य स को मूर्धन्य श कर दिया हमने, तो हो जाएगा भव ई श मश। प्रत्यय का पहला वर्ण यहाँ जो मस प्रत्यय उसका पहला वर्ण म है, वह यही प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यवरला यमंगणना झभ के अंतर्गत आता है, तो अतो दीर्घो यही, उसके तुरंत पहले आने वाले ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाएगा, भविष्या भव ई श्या मस। मस में जो स है उसको रू से रू करेंगे, रू में से र बचेगा, र के स्थान पे खरा बसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग करेंगे तो मह हो जाएगा, भव ई श्या मह, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, भविष्यामह रूप बन जाएगा। अब संक्षेप में इन रूपों को एक बार देखते हैं। अगर तिप प्रत्यय करते हैं तो स्या आगम सभी जगह होगा, देख लीजिए, देख भू धातु रहेगा, यहाँ तक एक बार प्रक्रिया देख लीजिए, भू धातु सभी जगह रहेगा, प्रत्यय चाहे तिप्ता जी सिप्त में बस मस कोई भी हो, स्या का आगम होगा ही, स्या में से फिर स्या बलादि धातुक होने के कारण इट आगम होगा ही, भू में से उ को गुण होगा ही, भो होगा, भो को एच वाया क्योंकि तुरंत बाद ई है इसलिए एच वाया वह भी सब जगह लगेगा, भव ई होगा, ये ई के कारण ही दंत्य स को मूर्धन्य श भी हो जाएगा, तो भविष्य ये सब जगह आ रहा है, भविष्य पीछे प्रत्यय ही बदल रहा है, चाहे तिप हो चाहे तस हो चाहे झी हो, सब प्रत्यय ही बदल रहे हैं। तो समझ लीजिए भविष्य के बाद तिप प्रत्यय करेंगे तो भविष्यति, तस करेंगे तो भविष्यतः, स के जगह पे विसर्ग हो गया, झी करेंगे तो भविष्य, झी के जगह पे अंत हो जाता है, झी झो अंतः सूत्र से अंति हो जाएगा, तो भविष्य अंति भविष्यंति बन जाएगा। यदि सिप प्रत्यय करेंगे तो भविष्य प्लस सिप भविष्यसी, थस प्रत्यय करेंगे तो भविष्य प्लस थस भविष्यथः, स के जगह पे रुत्व विसर्ग कर देंगे, यहाँ भी बस मस सब जगह स के जगह पे सस रू से और खरवसाने और विसर्जन, यह सूत्र लगाना है, सब जगह विसर्ग करना है। और फिर उसके बाद थ वैसे का वैसा भविष्य प्लस थ यानी भविष्य था, भविष्य प्लस मी, यह मिप वस मस ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण यही आ रहा है, इसलिए अतो दीर्घ यहीं से उसके तुरंत पहले भविष्य का जो अ है उसको दीर्घ कर देना, भविष्या भविष्या भविष्या, मिप करेंगे तो भविष्यामी, वस करेंगे तो भविष्यावह और मस करेंगे, वस करेंगे तो भविष्यावह और मस करेंगे तो भविष्यामह।
ये इतने रूप बनेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसमें निवेदन ये है आप सबके लिए कि पाठ अगर आपको उपयोगी और सरल लगा है तो अन्य मित्रों के लाभार्थ इसको अधिक से अधिक प्रेषित करें, लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि यह व्याकरण विषय में ऐसा काम बहुत कम लोग कर रहे हैं और संस्कृत के लिए कोई काम कर रहा है तो उसका प्रचार होना चाहिए। तो इसका अधिक से अधिक प्रसार करें आप। और पाठ में निर्दिष्ट, इस पाठ में कोई भी सूत्र यदि आपको संदिग्ध लग रहा है, किसी भी सूत्र के अर्थ में आपकी गति नहीं हो पा रही, किसी भी सूत्र का अर्थ यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम उसको अर्थ को विस्तार से आपको बताएंगे। और अग्रिम लकार जो, जैसे मैंने ये एक समझ लीजिए यह एक अपने मानसिक प्रोजेक्ट की तरह मैं काम कर रहा हूँ। अपने मन में मैंने ये प्रोजेक्ट ले रखा है कि मुझे 10 गण की धातुओं का, 10 गण की सभी धातुओं का नहीं, 10 गणों की लगभग हर एक गण की 3-3, 4-4 धातुओं के 10 लकारों में रूप सिद्ध करके बताने हैं आप सबको। तो उन सभी के पाठ में और गुणवत्ता लाने हेतु आप उचित परामर्श भी दे सकते हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।